हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड, रेंसिडिटी, कोरोजन। तो पहले हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। द रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट जो शेल होती है। तो कोई भी एलिमेंट है वो तभी रिएक्ट करता है क्योंकि उसे अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे स्टेबल करना है। जैसे सोडियम के पास सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, या फिर हम KLMN इस तरह से इनको नाम देते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है इसे हम K भी कहते हैं, सेकंड शेल को L और थर्ड शेल को हम M नाम दे देते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही जो है ये इनकी क्या होगी, कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये एक्वायर कर देते हैं। तो जितने भी एलिमेंट है वो चाहते हैं या तो वो फर्स्ट शेल में रहकर 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम ना हो, और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे ही थर्ड शेल में। एग्जाम्पल के तौर में हम ले लेते हैं सोडियम को। एटॉमिक नंबर है 11। तो पहले शेल में जो है ये हो गया हमारे पास फर्स्ट शेल। पहले शेल में जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन को ये फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद इसे थर्ड शेल में मूव करना पड़ेगा। और थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आएंगे कितने, 1, क्योंकि टोटल जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 है। यहाँ पे 11 हो गए। 2 इनर शेल में, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और जो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये सोडियम क्या चाहेगा कि या तो वो जो थर्ड शेल है, टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो चाहता है कि या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूँ या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबिलिटी को गेन कर दूँ, क्योंकि इसे तो स्टेबल होना है। तो अब इसके लिए आसान क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इसके लिए ईजी है। तो सोडियम क्या चाहेगा कि मैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं, और इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करना चाहता है, सोडियम के ऊपर आ जाता है Na पॉजिटिव। और हमने ये कहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटाइन। पॉजिटिव साइन आ जाता है, उसे हम कैटाइन कहते हैं। एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन। अब क्योंकि ये किसी मेटल जो है वो डोनेट करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसे हम, वो होता है हमारे पास नॉन मेटल। क्योंकि नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं एनाइन। जैसे यहाँ है Na पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब वापस जो बचता है वो बचते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड शेल में आ गए 7, और इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अब या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे डोनेट कर ले, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले ले। तो आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना। तो इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, एंड क्लोरीन के ऊपर आ गया चार्ज नेगेटिव है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर जो है वो आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम एंड क्लोरीन आयन बीइंग अपोजिट चार्ज। अब क्योंकि सोडियम क्लोरीन के पास क्या है, अपोजिट चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। द कंपाउंड फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से, है ना, मेटल ने नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिए, नॉन मेटल ने मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिए,
यहाँ पे जो ये कंपाउंड बन रहा है इसे ही हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, वही हमारे पास आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और इनकी जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो मैग्नीशियम में भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो आसान क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना डोनेट करने के लिए, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। क्लोरीन भी हमें 2 चाहिए क्योंकि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ हम क्लोरीन कितने ले लेंगे 2 Cl। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा मैग्नीशियम, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मैग्नीशियम क्लोरीन को दे देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड MgCl2। ठीक है, तो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, या फिर इनके फॉर्मेशन की वजह से या रिएक्शन की वजह से आपके पास आयनिक कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इनकी प्रॉपर्टीज़। जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मतलब ये हमें दिखते कैसे हैं, तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। अब हार्ड क्यों है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब कि ये इनको आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि ये इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ऑब्वियस है इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आ जाती है सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे आप नमक ले लो NaCl, जो टेबल सॉल्ट है हमारे पास, वो भी क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है। अगर हम उसे पानी में घोल देते हैं तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, बट दे डू नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म, बट इन नॉट इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट मूवमेंट ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। अब ये क्या बोल रहा है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कब, जब या तो ये लिक्विड स्टेट में होती है या फिर ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, जो आयंस है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करने चाहिए। तो लिक्विड फॉर्म में ये कर जाते हैं फ्रीली मूव, और आयन जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है तो आयन जो है उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। तो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कोरोजन। When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc., is set corrode, and this process is called corrosion। कि कोई भी मेटल है अगर आपके एयर में कोई मॉइस्चर है या फिर एसिड से अटैक हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। जैसे आपने आयरन नहीं देखा होगा, जब वो न्यूली होता है तो वो शाइनी अपीयरेंस का होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर ब्राउन सरफेस, ब्राउन कलर आ जाता है। तो वो किस वजह से है, कोरोजन की वजह से। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कोरोजन। जैसे एग्जांपल यहाँ हमने दिया है, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। है ना, कि आयरन के ऊपर क्या आ जाती है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसे हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट, 2 कंडीशन होती है जिसके वजह से आयरन जो है वो ख़राब हो जाता है। एक तो एयर और एक वाटर, दोनों याद रखना। अगर इन दोनों में से एक ही है तब भी आयरन जो है वो कोरोड नहीं होता है, दोनों होनी चाहिए। एंड जनरेट Fe2O3.XH2O। आपसे अगर ये पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लिख लोगे Fe2O3.XH2O।
सेकेंड एग्जाम्पल कोरोजन का है, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, कि जो सिल्वर के आर्टिकल है कुछ टाइम के बाद काले पड़ जाते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। तो क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि एयर में आपके पास सल्फ़र प्रेजेंट होता है, वो सल्फ़र इस सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है, और इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या आ जाता है? ब्लैक कलर आ जाता है। रिएक्शन आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है green coating in copper because it react with moist carbon dioxide in the air and form copper carbonate, जो कि ग्रीन सब्सटेंस है। कि आपके पास जो कॉपर होता है, कॉपर के वेसल्स हो गए, ये जब रिएक्ट कर जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेज है, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाएंगे? कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। और ये कॉपर कार्बोनेट क्या कर देता है? कॉपर को ग्रीन कलर, कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो कॉपर कार्बोनेट की वजह से क्या हो रहा है? कॉपर ग्रीन हो रहा है, कोरोजन आ रहा है। ये रिएक्शन भी आपने याद रखनी है, ये पूछी गई है। कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट कर रहा है, एक तो दे रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक दे रहा है कॉपर कार्बोनेट, और इस कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीन कोटिंग आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कि जो भी ये प्रोसेस हो रही है, कोरोजन हो गया, आगे हम रेंसिडिटी पढ़ेंगे, इन सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो जो ये आपके पास कोरोजन और रेंसिडिटी की प्रोसेस है, ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ पे ये दोनों प्रोसेस हो रही होगी, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी व्हेन फैट एंड ऑयल आर व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, दे बिकम रेंसिड, खराब हो जाता है, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या है? फैट और ऑयल में है। कोरोजन मेटल्स के आर्टिकल्स के साथ था, रेंसिडिटी फैट और ऑयल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। द सब्सटेंस विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन से बचा रहा है उसे हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस एडिड इन चिप्स एंड चिप्स पैकेट। तो नाइट्रोजन वहाँ पे क्या काम कर रहा है? एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। अच्छा, ये याद रख लेना, कोरोजन एंड रेंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये कैसी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे हम बचा सकते हैं? तो इसमें हमें पता है कि हम पेंट करते हैं, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ये सब आपने याद रखना है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, या तो पेंट कर लो, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। तो ये सारी प्रोसेस याद रखनी है। गैल्वेनाइजिंग में ये पूछा जाता है कि कौन सा मेटल की कोटिंग करते हैं, तो जिंक की कोटिंग करते हैं हम उसमें गैल्वेनाइजिंग में। नेक्स्ट है आपके पास एलॉय। क्या होता है? एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ नॉन मेटल एंड अ मेटल। तो एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। किस किस का होमोजीनियस मिक्सचर है? दो मेटल हो सकते हैं, दो या एक मेटल और नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ कॉपर एंड जिंक, दोनों क्या है आपके पास? ये मेटल ही है। यहाँ पे सारे ही मेटल लिए हुए हैं, लेकिन मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है। तो वो हो जाता है एलॉय। इसमें आपने याद रखना है ब्रास किससे मिलके बना है? कॉपर प्लस जिंक से। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन से। सोल्डर लेड प्लस टिन से। तो बस आपने इतना याद रखना है। थैंक यू।